हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई सभी को। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10 साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू करने वाले हैं बोर्ड्स 2026 के लिए। तो हमने सबसे पहला जो पीवाईक्यू है वो हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से लिया है। इसमें बोला गया है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। स्टेट नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। हमें एक रे डायग्राम बनाना है इमेज फॉर्मेशन दिखाने के लिए जो कि कॉनकेव मिरर से बन रही है और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका एफ और सी के बीच में प्लेस हो रखा है। इसके लिए सबसे पहले आप एक कॉनकेव मिरर बना लेंगे। इस तरह से ये आपका एक कॉनकेव मिरर बन जाएगा, ठीक है। और ये आपकी बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका पोल। अब पोल से कुछ डिस्टेंस की दूरी पर हम वो ले लेते हैं, एक फोकस ले लेते हैं। फोकस हम सपोज कर लीजिए यहां ले लेंगे, तो इतनी ही दूरी पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेंगे। लगभग अप्रोक्सीमेटली उतनी ही दूरी पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया है। इस तरह से आप कॉनकेव मिरर को बना लेंगे, ठीक है। अब हमें जो ऑब्जेक्ट है वो हमें एफ और सी के बीच में रखना था, तो हम यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट रख देंगे। ये हमने रख दिया ऑब्जेक्ट। एफ और सी के बीच में आप कहीं भी रख सकते थे। अब इसकी जो इमेज फॉर्मेशन हमें बनानी है उसके लिए हम सबसे पहले एक ऐसी रे गुजारेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और पैरेलल होगी तो मिरर पे टकराते के साथ ही ये लाइन फोकस पॉइंट से निकल जाएगी एकदम सीधी, ठीक है। और दूसरी लाइन हम फिर से फोकस पॉइंट से गुजारेंगे, और अगर कोई भी लाइन फोकस पॉइंट से गुजरती है तो वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ऐसे में ये लाइन यहां इंटरसेक्ट करेगी और इस तरह से ये हमारी इमेज बन जाएगी। ये आपका इमेज फॉर्मेशन पूरी तरह से बन के तैयार है। अब इसमें आगे पूछा है स्टेट नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। नेचर और पोजीशन बतानी है इमेज की, कि इमेज का नेचर क्या है। मतलब अगर उल्टी बन रही है, यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट सीधा था तो इमेज अपोजिट यानी उल्टी बन रही है तो इसका नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। जो भी इमेज उल्टी बनती है यानी इन्वर्टेड बनती है वो हमेशा रियल इमेज होती है। और पोजीशन कहां होगी इसकी, सी के पीछे यानी बियॉन्ड सी। क्या हो जाएगी इसकी पोजीशन, पोजीशन क्या हो जाएगी आपकी इमेज की, बियॉन्ड सी। ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन था और ये एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू इसलिए है क्योंकि ये काफी बार बोर्ड्स में पूछा जा चुका है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड में लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर in front of a convex lens of focal length 15 centimeter. Find image distance and magnification. तो यहां पर सबसे पहले सॉल्यूशन में हम गिवन लिख लेंगे। गिवन में हमारी क्या क्या चीज गिवन है आपको, एक ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्लेस किया गया है, मतलब यू की वैल्यू दे रखी है आपको -30 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्यों ले, क्योंकि साइन कन्वेंशन में इसको हम नेगेटिव लेते हैं यू को हमेशा। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे हमें इमेज की डिस्टेंस चाहिए और मैग्निफिकेशन चाहिए। यहां पे हम लिखेंगे बाय लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला के हिसाब से 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। क्लियर, ये आपका लेंस फॉर्मूला के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे 1/v, v हमें निकालना है, हमें इमेज की डिस्टेंस ही चाहिए, तो 1/v की वैल्यू मतलब v की वैल्यू हमें चाहिए माइनस 1/u, u की वैल्यू -30 रख देंगे, बराबर 1/f यानी 1/15 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, सो 1/v प्लस 1/30 बराबर 1/15। माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस बन जाएगा। अगर इस साइड हम करें तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/15 माइनस 1/30 के, माइनस 1/30 के। अब 1/v की वैल्यू निकालें तो 15 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 2 - 1।
1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/30 और v की वैल्यू आ जाएगी +30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू हमारी आ जाएगी +30 सेंटीमीटर। अब यहां से हमने v की वैल्यू निकाल ली है, इमेज का डिस्टेंस पूरा हो चुका है। अगला हमें मैग्निफिकेशन निकालना था, तो मैग्निफिकेशन हम यहां लिख लेते हैं। एक लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है +v/u का। तो m इज इक्वल टू +v/u में हम लिखेंगे v की वैल्यू पॉजिटिव में और u की वैल्यू जो है हमारी नेगेटिव में, यानी कि -30। अब मैग्निफिकेशन यहां से आपकी निकल जाएगी -1, विच इज आवर सॉल्यूशन। तो ये आपके इमेज की डिस्टेंस हो गई और ये आपकी मैग्निफिकेशन की। दोनों सॉल्यूशन हमने निकाल लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 3 है, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिराइव इट्स रिलेशन विद स्पीड ऑफ लाइट। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना है, जिसके लिए हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the ratio of sine of angle of incidence, sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेशियो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन का, यानी साइन ऑफ एंगल आई अपॉन में साइन ऑफ एंगल आर। यहां से इस तरह से मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ एंगल आई अपॉन में साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू म्यू। और म्यू क्या होता है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रही बात इसके रिलेशन विद स्पीड ऑफ लाइट की, तो आपका म्यू का यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला एक ये भी होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इन मीडियम, जो भी आपका मीडियम होगा, इन मीडियम। अगर आपको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पहले ऊपर रखनी होगी, फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आपको नीचे रखनी होगी। ये आपका इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट के साथ। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन जो है वो इस तरह से हो जाती है आपकी। उम्मीद करता हूं आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स के लिए ही था। आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट ओम्स लॉ, ड्रॉ वी आई ग्राफ एंड एक्सप्लेन। ओम्स लॉ दर्शाइए क्या होता है, वी आई ग्राफ बनाइए और उसे एक्सप्लेन करिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसके आंसर में लिख लेंगे कि ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है। ओम्स लॉ states that potential difference across any conductor slash wire is directly proportional to the current flowing on the conductor slash wire।
ओम्स लॉ हमसे कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी कंडक्टर या वायर के अक्रॉस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अंदर दौड़ रहे करंट से। यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट बनाना चाहें तो V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ जाएगा, जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस को कम करोगे उतना करंट कम हो जाएगा। मतलब एक दूसरे से सीधे रिलेशन में चलते हैं। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो इसकी जगह हम इक्वल लगा देंगे, और आई के साथ हम एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट भी लगा देंगे जिसे हम बोलते हैं आर यानी कि रेजिस्टेंस, और ये आपका बन जाता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया आपका ओम्स लॉ। अब हमें वी आई का ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे एक वी आई का ग्राफ बना लेते हैं। इस तरह से मान लीजिए हमने यहाँ पे वी रख लिया और यहाँ पे आई रख लिया। तो वी आई का ग्राफ आप हमेशा याद रखना, वी आई का ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है और चढ़ता हुआ ग्राफ बनता है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इसलिए इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन और चढ़ता हुआ बनता है एकदम। यानी कि अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट करोगे तो इस तरह से एकदम सीधा ग्राफ बनेगा, एकदम सीधा सीधा ग्राफ बनेगा एकदम। अब ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन का जो स्लोप होगा, यानी कि इस तरह से आपने एक लाइन बनाई और इसका जो स्लोप है थीटा, ये हमेशा रेजिस्टेंस के बराबर होता है, क्योंकि वी और आई का रेशियो तो आप जानते ही है ना। तो इसका स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ये आपका हो गया वी आई ग्राफ। अब अगर वी आई ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करना है तो आप इसमें लिख सकते हैं V and I are proportional to each other, that's why the graph shown is a straight line graph with upward direction। ऊपर की डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन 4 पूरा कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों कॉम्बिनेशन में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के जो एक्सप्रेशन है उन्हें डिराइव करना है, डेरिवेशन का क्वेश्चन है ये। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसमें डायग्राम भी बनाना पड़े तो आप डायग्राम बना देना, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप डायग्राम जरूर बनाते हैं, जहां जरूरत पड़ती है वहां तो जरूर, है ना। ऐसे में हम डायग्राम बना ही लेते हैं। ये हमने बना लिया है। सबसे पहले हम 2 रेजिस्टेंस ले लेंगे जो कि हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, और बस हम ज्वाइंट कर देंगे। ये आपका पोटेंशियल V है, ठीक है, और इसमें आपका करंट आई जा रहा होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली बात हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट will be same for both resistors। दोनों रेजिस्टर्स के लिए जो करंट होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम ही रहता है। अब करंट सेम रहता है, इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल जो है वो दोनों में अलग अलग जाता है। इसको अगर मैं R1 बोल दूं और इसको अगर मैं R2 बोल दूं, तो इसमें जो पोटेंशियल जाएगा वो V1 जाएगा और इसमें जो पोटेंशियल जाएगा वो V2 जाएगा। मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा, बराबर नहीं, कितने में भी डिवाइड हो सकता है। ये हम इससे हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है, हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे कि जो हमारा V होगा, जो टोटल V होगा, V इक्विवेलेंट बोल देते हैं इसको हम, V इक्विवेलेंट होगा वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2, और अगर और आगे तक है तो और आगे तक। ठीक है, यहां से V का फॉर्मूला हम ओम्स लॉ के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, आई आर इक्विवेलेंट। यहां से भी हम V1 को लिख देते हैं IR1, V2 को हम लिख देते हैं IR2, डॉट डॉट डॉट। अब इसके बाद यहां से आई आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, आई कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट
सब में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ आई से आई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो हमारा फॉर्मूला डिराइव होके आएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा अप टू Rn तक। मतलब जितने रेजिस्टेंस आपके दे रखे हो मैक्सिमम उतने रेजिस्टेंस तक आपका ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ चुका होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा ऐसे उम्मीद कर रहा हूं। अब अगला हम पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पहले मुझे इतना इरेज करना होगा, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं साइड हट जाता हूं। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। पहले तो मैं इसको इरेज कर लूंगा, और उसके बाद इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं। पहले इस पूरे को हटा ही देते हैं, इस पूरे को हम हटा ही देते हैं, और ये रेजिस्टेंस को भी हम सीरीज में ना करके पैरेलल में ही जोड़ लेते हैं। सबसे पहले तो ये हम ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस भेज देते हैं, ये हो गया हमारा, और एक रेजिस्टेंस हम सामने की तरफ में रख लेते हैं। इसको हमने R1 बोल दिया, इसको हमने R2 बोल दिया। ये दोनों रेजिस्टेंस हमने कैसे रख दिए हैं? पैरेलल में रख दिए हैं। एक मिनट, इसको वहां भी तो बना सकता हूँ, छोड़ो कोई नहीं, पैरेलल हम यही कर लेते हैं। दूसरा पैरेलल भी हम यही कर लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हम यही कर लेते हैं। यहां से इसको मिटा के देते हैं पूरा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पोटेंशियल अभी भी V ही है ना, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential across each resistance is same and current will be distributed। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हर एक रेजिस्टेंस के पास वो सेम रहता है, और जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी अगर करंट यहां से आई दौड़ रहा होगा तो यहां पर I1 चला जाएगा और यहां पर I2 चला जाएगा, मतलब दोनों करंट अलग अलग होंगे, ये बताना चाह रहा था मैं। अच्छा, तो यहां से मैं क्या बात कह सकता हूं कि जो करंट है I इक्विवेलेंट, वो किसके बराबर हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस डॉट 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 एंड तक, जहां तक भी जाएंगे। मतलब यहां से जो करंट आया है वही तो यहाँ डिवाइड हुआ है। अब जितने भी इस समय डिवाइड हो यही तो करंट होगा ना बराबर में, तो इक्विवेलेंट बराबर प्लस हो जाएगा सबका। अच्छा, आई को मैं क्या लिख सकता हूं? V बाय आर इक्विवेलेंट, ओम्स लॉ के हिसाब से। I1 को भी क्या लिख सकता हूं? V बाय R1। I2 को भी क्या लिख सकता हूं? V बाय R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर V देखिए मैंने सब में सेम लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हर एक रेजिस्टेंस में सेम जाता है। यहां से मैं इन सब में से V बाय आर EQ इक्वल टू, यहां से इन दोनों में से मैं V कॉमन ले सकता हूं, दोनों में से क्यों, जितने भी होंगे Rn तक, V बाय Rn तक, सब में से मैं V कॉमन ले सकता हूं। तो मेरे पास बचेगा क्या? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट 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 1 बाय Rn तक। यहां मैं V से V को कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे जो इक्वेशन बनेगी, डिराइव होगी, वो होगी 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट 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 1 बाय Rn तक। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव हो चुका है। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो हमने डेरिवेशन था वो पूरा कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। ये जो डेरिवेशन थी ये 5 मार्क्स के लिए थी, तो आपने अगर ऐसे 2 डायग्राम्स बना दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बनाने के लिए ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक न्यूमेरिकल है। इसमें बोला गया है A 100 watt bulb is used for 5 hours daily for 30 days. Calculate electrical energy consumed. तो एक 100 वॉट का बल्ब है जो कि 5 घंटे डेली इस्तेमाल होता है और वो 30 दिनों तक इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे गिवन में क्या क्या है। क्या गिवन में हमें पावर दे रखी है उस बल्ब की? 100 वॉट बिल्कुल दे रखी है।
और टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो टोटल टाइम कितना गिवन है, वो बल्ब 5 घंटे पर डे, एक दिन में 5 घंटे यूज होता है और टोटल हमें उसे 30 दिन तक यूज करना है। तो टोटल वो कितने घंटे तक चला होगा, मतलब ओवरऑल 30 दिन का पूरा मिला के पूछू तो 5 3 15 यानी 150 घंटे तक वो चला होगा, मतलब टोटल टाइम उसका 150 घंटे मानना होगा हमें। अब हमसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम का। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम एनर्जी निकालने के लिए। यहां से जो पावर है, पावर हो जाएगी आपकी 100 वॉट, मल्टीप्लाई जो टाइम होगा, टोटल टाइम वो हो जाएगा आपका 150 आवर्स का। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 15,000 वॉट आवर्स। अब 15,000 वॉट आवर्स है, इस 15,000 वॉट को आप 15 किलोवाट लिख दो, किलोवाट आवर, है ना, क्योंकि मतलब एनर्जी की ऐसा यूनिट, ज्यादा एनर्जी की यूनिट जो है ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में यही यूज की जाती है, तो हमने इसी में चेंज कर दिया है। 1 किलोवाट जो होता है वो बराबर होता है 1,000 वॉट के, इसीलिए हमने 15,000 वॉट की जगह 15 किलोवाट आवर लिख दिया है। ये आपकी एनर्जी इतनी कंज्यूम हो जाएगी टोटल। उम्मीद करता हूं आपको छठा क्वेश्चन बहुत समझ में आ गया होगा। 3 मार्क्स का बड़ा ही आसान सा न्यूमेरिकल है ये। अब आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर, डिराइव द एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो सबसे पहले हम इसका आंसर लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रिकल पावर defines as the rate of consumption of electrical energy work in a unit time। एक यूनिट टाइम में यानी कि एक सेकंड में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, इसको हम इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है E/T, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो वर्क डन अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम भी होता है। अब यहां से हमें एक्सप्रेशन भी डिराइव करना है, तो एक्सप्रेशन डिराइव का काम स्टार्ट करते हैं। वर्क डन अपॉन टाइम, क्या मैं वर्क डन को ऐसे लिख सकता हूं, पोटेंशियल इनटू चार्ज बाय टाइम, क्योंकि ये फॉर्मूला भी हमारा एक है ना, हमारा एक ये फॉर्मूला भी है एनसीईआरटी में कि पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो वहां से मैं वर्क डन की जगह पोटेंशियल इनटू चार्ज बोल सकता हूं। अब इसके बाद यहां से पोटेंशियल सेम रख देते हैं, Q/T को हम I बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा करंट का भी एक फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम करंट होता है हमारा। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, V इंटू I की जगह मैं लिख दूंगा V/R, ओम्स लॉ की वजह से। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, तो मैं I की जगह V/R नहीं लिख सकता क्या, ये R को नीचे ले आके I की जगह V/R, I इक्वल टू V/R हो जाएगा, तो वो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पावर का फॉर्मूला निकल के क्या आ जाएगा, V इंटू वी यानी V स्क्वायर बाय R। तो इस तरह से हमने यहां से फॉर्मूला स्टार्ट करके यहां तक डिराइव, सॉरी यहां से फॉर्मूला स्टार्ट करके और यहां तक डिराइव कर लिया है। ये आपका लास्ट का एक्सप्रेशन हो गया जो हमें डिराइव करना था। इन सारे स्टेप्स को और इन सारे फॉर्मूलोज का इस्तेमाल करके हमने ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया है, और ये आपकी इलेक्ट्रिकल पावर की जो डेफिनेशन है वो हमने लिख दी है। ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन था जिसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन 7 एंड्स। अब आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 3 मार्क्स का है और ये चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से है। इसमें हमें करना क्या है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो 2 इक्वेशंस लिखी हुई है इनको बैलेंस करना है, और हर एक इक्वेशन बैलेंस करने के 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। आप सॉल्यूशन करते हैं। जब भी आप बैलेंसिंग करें तो ध्यान रखें कि आप इसे पहले रफ में सॉल्व करें। एक रफ पेज पर आपके पास जो भी अवेलेबल हो बोर्ड एग्जाम में,
तो वहां पे आप ये इक्वेशन लिख लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें बैलेंस नहीं है। यहां से अगर आप एफई को देखेंगे तो एफई यहां पर एक है और यहां पर तीन है। ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन एक है, यहां पे ऑक्सीजन चार है। अगर मैं यहाँ Fe3 कर दूं, 3 Fe, तो Fe तो बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ चार है, यहां मुझे ऑक्सीजन चार करना पड़ेगा, ऑक्सीजन एक ही है तो यहाँ पे चार कर देता हूं। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है, लेकिन हाइड्रोजन चार दूनी आठ हो चुके हैं। तो मुझे हाइड्रोजन को आठ बनाने के लिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे चार हाइड्रोजन और लेने पड़ेंगे, चार दूनी आठ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन कौन सी चीजें बैलेंस नहीं है, उनको एक एक करके बैलेंस करते हुए चलना है। और कहीं अगर आप स्टक हो जाते हो तो कोई दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हो। इस क्वेश्चन में मैं बता देता हूं आपको कि वो तरीका कैसे होगा। ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। इसके बाद दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। दूसरी इक्वेशन है Al प्लस O2 गिव्स Al2O3। यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन दो है और ऑक्सीजन तीन है, यहाँ पे एल्यूमिनियम एक है, एल्यूमिनियम दो है। अब बैलेंस करने के लिए बहुत सारे बच्चे ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे पहले टू लगा दें, ये तो एक अप्रोच है। इस अप्रोच को यूज करके क्वेश्चन ये वाला सॉल्व नहीं किया जा सकता, आपको ये टू बाद में चेंज करना ही होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आप, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको रफ में पहले सॉल्व करना चाहिए। रफ में अगर आप यहाँ टू लिख भी देते हो तो बाद में आप उसे चेंज कर सकते हो। सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। यहां पर दो ऑक्सीजन है और यहां पर तीन, मैं यहां पर तीन लगा दूं और यहां पर दो लगा दूं तो ऑक्सीजन तीन दूनी छह यहां पर भी हो जाएंगे और तीन दूनी छह यहां पर भी ऑक्सीजन हो जाएंगे, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएंगे। यहां से एल्यूमिनियम देख लेते हैं, एल्यूमिनियम दो दूनी चार हो जाएंगे तो यहां पर मुझे फोर लगाना पड़ेगा, जिस तरह से एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो जाएगा। इसलिए यहां पे अगर आप स्टार्टिंग में टू लगा दोगे तो आपको एंड में जाके चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप पहले रफ में करते हो तो ये आपके लिए अच्छी अप्रोच होगी। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये है, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करें तो आप ध्यान दें कि आप बैलेंसिंग वाले इक्वेशंस में सबसे पहले मेटल को, देन नॉन मेटल को, देन ऑक्सीजन को एंड लास्ट में हाइड्रोजन को। अगर आप इस सीरीज में बैलेंस करते हुए चलते हैं तो आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। इसीलिए ये मेरी जो ट्रिक है इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आप पहले मेटल को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, फिर नॉन मेटल को अगर मौजूद है तो, फिर ऑक्सीजन को अगर मौजूद है तो, और अगर फिर हाइड्रोजन को लास्ट में अगर मौजूद है तो, ठीक है। अगर मौजूद नहीं है इनमें से, मान लो हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो फिर ये तीनों, और ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो फिर ये तीनों, है ना। मतलब ये अगर इस क्रम में आप सॉल्व करते हो तो आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ये बैलेंसिंग द इक्वेशन की बड़ी ही आसान सी ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है राइट टू एग्जांपल्स ईच ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दो दो एग्जांपल्स लिखने हैं, मतलब रिएक्शंस लिखनी है इनकी। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं, कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमारे एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे अब गैसियस फॉर्म में, तो ये बन जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड बैलेंस करने के लिए यहाँ टू लगा देंगे और यहाँ पर टू लगा देंगे, ठीक है। ये आपकी पहली रिएक्शन हो चुकी है। इसके बाद दूसरी रिएक्शन में आप लिख सकते हैं कार्बन सॉलिड फॉर्म में प्लस O2 गैसियस फॉर्म में। कार्बन सॉलिड फॉर्म में और O2 गैसियस फॉर्म में जब आप रिएक्ट कराएंगे तो आपका CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे दो कार्बन लगा सकते हैं और यहाँ पे पूरा टू लगा दीजिए। एक मिनट, नहीं सॉरी, एक मिनट, CO2 ना, हाँ एक मिनट। इसको बैलेंस करने के लिए कार्बन यहाँ दो हो जाएंगे। अरे तो बैलेंस ही है यार, सॉरी, ये बैलेंस ही है। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो चुका है। इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे आ जाते हैं।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है जब आपका एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर दो तीन अलग अलग कंपाउंड्स में टूट के बिखर जाए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं एनसीईआरटी का एक, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। जब आप इसको हीट अप करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से रिलीज हो जाती है। एक कंपाउंड दो कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जिंक ऑक्साइड आप लेंगे तो ये आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा हीट अप करने पे जिंक प्लस O2 में। ये भी आपका एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट से दो हिस्से ब्रेक डाउन हो गए और जिंक ऑक्साइड से भी दो हिस्से ब्रेक डाउन हो गए, यानी डिकम्पोज हो गया ये वाला एलिमेंट आपका, है ना। इस तरह से आप दोनों के दो दो एग्जाम्पल लिख लेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज कोरोजन, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। कोरोजन क्या होता है और इससे हम कैसे मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं अपने मेटल्स को। सबसे पहले आंसर लिख लेते हैं। आंसर में सबसे पहले कोरोजन क्या होता है। कोरोजन इज अ नेचुरल डिट्रियोरेशन प्रोसेस फॉर rusting of metals by the moisture of air present in surrounding। कोरोजन एक नेचुरल डेटरिएशन प्रोसेस है। डेटरिएशन मतलब वही जो चीजों को खराब कर देता है। रस्टिंग ऑफ मेटल्स बाय द मॉइस्चर ऑफ एयर, एयर के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, सराउंडिंग में जो एयर होती है उसकी बात करते हैं, ठीक है। कोरोजन वाला ये प्रोसेस होता है हमारा। सो प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन से प्रिवेंशन के, फ्रॉम कोरोजन आर डन बाय, सबसे पहला प्रोसेस है हमारा गैल्वेनाइजेशन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर आप इसे थोड़ा बहुत चाहे तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस अ कोटिंग ऑफ जिंक is be covered with metal in order to protect it from moisture। मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए जिंक की एक कोटिंग करी जाती है। इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। सेकेंड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इन दिस प्रोसेस metallic paints should be applied, metallic paint should be applied to metals in order to protect them from rusting। रस्टिंग से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये दो प्रोसेस हैं, इनको आप अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर ऐसे लिख देते हैं तो काफी अच्छे इम्पैक्ट पड़ता है एक टीचर के ऊपर जो चेक कर रहा होता है। बस अब आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं।